हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने इन्वेंट्री टू किया था। मैं आपको बेसिकली एक चीज और बता दूं यहाँ पर आपके लिए, कि जो हम इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट इंडेज की जो बात कर रहे हैं, वो आपके सामने बेसिकली तीन है। एक है इन्वेंट्री का, दूसरा है आपको ईपीएस का, और तीसरा है आपके पास एम्प्लॉय बेनिफिट का। ये तीन इंडेक्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जो टोटल हम 10 मार्क्स के वेट की बात करते हैं, जो वेट है आपका, वेट है 10 मार्क्स का। तो ये मान लो कि इसका 80% कवरेज आपका तीन इंडिया से होता है। बाकी आपका हो सकता है कि आपके लिए छोटा सा एक ट्रांजेक्शन दे दिया जाए, आइटम दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये किससे रिलेटेड है, या पूछ लिया जाए इन्वेंट्री का कौन सा इंडेक्स नंबर है। वो आगे अदर कोई और एमसीक्यू हो सकता है। बट तीन इंडेक्स आपके ये है। टाइम थोड़ा लगता है इनके अंदर, क्योंकि लेकिन हम आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत समझ ली कम टाइम लगने वाला। अदरवाइज बहुत टाइम लगता है। ईपीएस है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये इंडेक्स बड़े बड़े इंडेक्स हैं। बट हम आपको उतनी ही बात बताएंगे जितना आपका एग्जाम पेपर में है, जो आपके सिलेबस का कंटेंट का पार्ट है। ठीक है। मैं फटाफट से मैं आपके लिए एक ओवरव्यू दे देता हूं कि जो हमने पढ़ा था, हमने क्या क्या चीज कवर करने की कोशिश की थी। मैं ओवरव्यू देने के बाद मैं सीधा चलूंगा अपने आगे प्रैक्टिकल कंटेंट की तरफ। मैंने बेसिकली आपको दो चीजें बताई थी। दो चीजों क्या बताई थी? मैंने बोला था कि आपकी इन्वेंट्री जो बेसिकली होती है तीन प्रकार से होती है। इन्वेंट्री तीन प्रकार की होगी। एक है रॉ मटेरियल, एक है डब्ल्यूआईपी, एक है आपके फिनिश गुड्स। मैंने एक इन्वेंट्री की बात आपको नहीं करी है, जो मुझे करनी चाहिए थी, बट क्योंकि आपके उसको कोर्स कंटेंट में नहीं रखा गया है, या कहूँ तो उस इंडेक्स की डेफिनेशन नहीं रखा गया है, जिसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है हमने एफजी खरीदा एज ए असेंबल के लिए। जैसे आपने मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था लैपटॉप का। जब हम लैपटॉप की बात कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम मंगाते हैं, फिर उनको असेंबल करके फिर हम उनको लैपटॉप के रूप में एक असेंबल्ड करते हैं, देन उसके बाद मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी बात नहीं की है। जब यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेट चर्चा करूंगा। ये टॉपिक खत्म होने के बाद इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। या आप ऐसा समझ सकते हो एज ए डब्ल्यूआईपी काम करेगा। कैसे काम करेगा बच्चे? एज ए डब्ल्यूआईपी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। चलिए, इन्वेंट्री बेसिकली तीन प्रकार की जो हमारे इंडेक्स के अंदर डिफाइन की गई है। हम उन तीनों चीजों की कैलकुलेशन की बात करते हैं कि तीनों की जो इन्वेंट्री है उसकी हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, इसकी बात यहाँ पर की गई है। रॉ मटेरियल के लिए मैं सबसे लास्ट में चलूंगा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ फिनिश गुड्स की। तो फिनिश गुड्स के लिए देखो क्या होता है। एक में रूल भी लिख लेते हैं भाई। रूल क्या है आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन का? तो मैंने बोला जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल है कि भैया आपकी वैल्यू होगी एट कॉस्ट पे। दूसरा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? यदि क्वेश्चन के अंदर आपके एनआरबी जो मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से कम दे रखी है, तो आपका एक्सेप्शन वाला फॉर्मेट या एक्सेप्शन वाला रूल अप्लाई होता है। या मैं ऐसा कह दूं, जब आपके पास व्हेन एनआरबी गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बेटा? आप लगाओगे कॉस्ट और एनआरबी, जो दोनों में से कम होगा, ये लगाओगे। बेसिकली मैंने दोनों फंडामेंटल आपको बताए थे, इंटेंशन के बेस पर बताया था कि इंटेंशन क्या है। ठीक है, उसी के आधार पर कॉस्ट की कैलकुलेशन की थी, उसी के आधार पर हमने इसके एनआरबी को कैलकुलेट करने की कोशिश हमने की थी। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, यदि क्वेश्चन के अंदर एनआरबी है तो वो कहना चाहता है, इंडिकेट करना चाहता है कि आपकी एनआरबी डाउन भी जा सकती है, यानी आपको एनआरबी को कंसीडर करना पड़ेगा। और जहां पर एनआरबी को कंसीडर करना पड़ेगा, वहां पर आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। या आप ऐसा भी कह सकते हो, आप क्वेश्चन को देखो, यदि क्वेश्चन में कॉस्ट भी दे रखी है और एनआरबी भी दे रखी है, यदि एनआरबी कॉस्ट से कम है तो ये वाला प्रिंसिपल लगेगा। और यदि एनआरबी कॉस्ट से ज्यादा है तो आप यहां आओ ही मत, डायरेक्टली ये ले लो। ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल, इन्वेंट्री ऑलवेज कैलकुलेट एट कॉस्ट प्राइस, बट इन द एक्सेप्शनल सिचुएशन, उस केस के अंदर आपका फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला। ठीक है। तो हम फिनिश गुड्स की बात करते हैं। तो फिनिश गुड्स में तो कुछ चर्चा का था ही नहीं। हमने बोला इसकी कॉस्ट भी अवेलेबल होती है,
इसकी एनआरबी भी अवेलेबल होती है, क्योंकि बेचने के लिए रखा गया तो एनआरबी भी होगी। तो जो दोनों में से कम होगा वही आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। डब्ल्यूआईपी के अंदर सिंपल हमने बात की थी, हमने बात की कॉस्ट तो आप निकालोगे निकालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर लोगे एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड एनआरबी। एक्सपेक्टेड एनआरबी का मतलब क्या है? एनआरबी एक्सपेक्टेड का मतलब था आपको एनआरबी लेनी मेरे बच्चे फिनिश गुड्स की, इसमें से कॉस्ट इनकर्ड इन फ्यूचर ये अब घटा देना है। घटाने के बाद जो निकल के आएगी वो आएगी एस्टिमेटेड एनआरबी। इसकी भी हमने चर्चा की थी। मैं ऐसा कह दूं यानी कि एट द पॉइंट ऑफ डब्ल्यूआईपी ये हमारे पास मान लो टाइमलाइन है, आपके यहाँ पर डब्ल्यूआईपी होती है, यहाँ पर यहाँ तक जो माल बन के आता है वो डब्ल्यूआईपी बोलते हैं। अब यहाँ की आपके पास एनआरबी दे रखी है क्योंकि फिनिश गुड्स का स्टेज है, तो इस एनआरबी को यहाँ पर लेके आना है। यहाँ पर कैसे आएंगे? यहाँ की एनआरबी और इसके बीच में जो भी कॉस्ट लगी होगी उस कॉस्ट को यहाँ से हटा दो, तो यहाँ की आपके पास एनआरबी आ जाएगी। इसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड एनआरबी। ठीक है ना? एनआरबी और एस्टिमेटेड एनआरबी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इस बात की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर ले लो लोअर। हमने फिनिश गुड्स के बारे में दो बड़े बड़े तरीके से इसकी चर्चा की थी और हमने बोला था देखो एक बार समझो, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, फिनिश गुड्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को आप सेल के लिए नहीं लेकर के आते हो, आप उसको बेचने के लिए लेकर के नहीं आए हो, उसको आप एज ए सप्लाई और एज ए मटेरियल आप यूज करते हो प्रोडक्शन के अंदर। मेरी बात क्लियर है? जब जो उस मटेरियल को आप बेचने के लिए लेकर के नहीं आए तो उसकी एनआरबी कैलकुलेट करना बेहद मुश्किल काम है, इसलिए स्टैंडर्ड बोलता आप ऐसा करो। एनआरबी इसका छोड़ो, आप सबसे पहले देखो फिनिश गुड्स को बेस बनाओ और फिनिश गुड्स की कॉस्ट देखो और फिनिश गुड्स की आप एनआरबी देखो। आप देखो यहां पर जो फिनिश गुड्स है उसकी कैलकुलेशन का बेस क्या था? क्या उसकी कैलकुलेशन एट कॉस्ट पर हुई थी या उसकी कैलकुलेशन एट एनआरबी पर हुई थी? अब सवाल यह था सर एट कॉस्ट का मतलब क्या है, एट एनआरबी का मतलब क्या है? यदि फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन एनआरबी पर हुई है इसका मतलब एनआरबी कॉस्ट से कम होगा, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल की जो वैल्यूएशन है वो भी एनआरबी पर होनी चाहिए। यदि फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन एनआरबी पर हुई है तो रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन भी एनआरबी पर ही होगी। यदि फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन आपकी किस पर हुई है, कॉस्ट प्राइस पे हुई है, तो रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन भी कॉस्ट प्राइस पर कम होगी, क्योंकि यहां पर इसका मतलब एनआरबी कम होगा। बोलो ना, एनआरबी कम होगा फिनिश गुड्स का, यहां पर कॉस्ट कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि ऐसा है तो होगा। अब समस्या है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कॉस्ट पर है तो कॉस्ट ले लो, कॉस्ट आपके पास मेंशन होगी। कॉस्ट कैसे निकालते हैं इस बात की भी चर्चा मैंने आपको की है। लेकिन बात यहाँ पर आ गई कि मान लो फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन एनआरबी पर हुआ हो तो रॉ मटेरियल का भी एनआरबी पे होना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल की एनआरबी नहीं निकल सकती क्योंकि रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं रखा है। तो यहां पर स्टैंडर्ड बोलता आप ऐसा करो, एनआरबी की जगह आप क्या ले लो बेटा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है वो मटेरियल जो मेरे पास पड़ा हुआ है एज ए रॉ मटेरियल, वही मटेरियल की आज करंट मार्केट प्राइस क्या है, आज करंट मार्केट प्राइस क्या है, दैट इज एनआरबी। ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन में मेंशन होगी, नहीं है तो आप देखो वही प्रोडक्ट यही प्रोडक्ट जो आज कंपनी जिससे मैं खरीदता हूं वो उसको इतने में बेच रही है, इसका मतलब दैट इज एनआरबी। बात समझ में आती है? रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन के लिए आपको फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन को बेस बनाना पड़ेगा, और यदि फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन कॉस्ट पर हुई है इसका मतलब कॉस्ट कम होगी, तो फिर रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट कम होगी, तो रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन भी कॉस्ट प्राइस पर की जाएगी। यदि वहां पर फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन एनआरबी पर हुई है इसका मतलब एनआरबी कम है, तो इसका मतलब आपके रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन भी एनआरबी पर होनी चाहिए। बट क्योंकि यहां पर एनआरबी नहीं दे रखी होगी इसलिए आप फिनिश गुड्स की सॉरी रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कंसीडर करोगे। ये मैंने फंडामेंटली बेसिकली आपको कुछ समझाया था लास्ट सेशन के अंदर। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। कॉस्ट का मैंने आपको बताया था, कॉस्ट निकालने के लिए आपको कॉस्ट सीट को सपोर्ट में लेना पड़ेगा। इस बात से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको कॉस्ट सीट, क्योंकि वो बहुत बेसिक होती है, वो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, आप इसको आपने इस चीज को बीकॉम में भी पढ़ा होगा, ट्वेल्थ में भी कहीं ना कहीं सिलेबस कोर्स कंटेंट का पार्ट है शायद मेरे हिसाब से, या उससे तो नहीं, वो कोर्स चेंज हो गया होगा आपका। तो कॉस्ट सीट आपने वहां पर सीखी होगी। ठीक है, और कॉस्ट सीट का मोटा मोटा फॉर्मेट मैंने आपको कल बताया भी था, आपको याद हो तो। ठीक है, चलिए आज हम इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करने वाला हूं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, टेंशन ना लो मेरे बच्चे, आप पेपर को उठा के देखना, आप किसी भी पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, इस बात की गारंटी है। चलिए
एक सेकंड। तो पीडीएफ ही देख लो इसकी ना। चलिए। चलिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन आप करो। और नहीं तो इसको अभी पहले कर लेते हैं, जो अपने पास बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हो देखते। क्या लिखा हो देखो। लिखा हुआ है द कंपनी डील इन थ्री प्रोडक्ट्स। मैं एक बार इसको भी खोल लेता हूँ, इस पे पेन नहीं चलेगा। खुल जा, कोई तो खुलेगा। चलो देख लें, कोई दिक्कत है। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या बोलता है। कंपनी डील इन थ्री प्रोडक्ट। एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, चाहो तो कहीं नोट लगा लो, या इसी क्वेश्चन लगा लेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में लगा लेंगे। कंपनी डील इन थ्री प्रोडक्ट्स एबीसी विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। ये ना तो सेम है ना इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे की जगह यूज नहीं किए जा सकते। At the time of closing of its accounts for the year 2020 to 2020-21, the historical cost or NRV value of the item of closing stock are डिटरमाइंड। मैं सिंपल सी बात बता देता हूं आपके लिए। ये जो सारे सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं, ये अलग अलग है, और हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट वाइज निकालना कॉस्ट। कैसे निकालना बेटा, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकालना। ऐसे मत कर देना कि सर 40, 32, 60 टोटल कर लिया, फिर एनआरवी का टोटल कर लिया, और फिर विच एवरेज लोअर कर लिया। ऐसा मत करना। प्रत्येक प्रोडक्ट का आइटम वाइज अलग अलग कैलकुलेट करना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का जो मार्केट वैल्यू होता है वो अलग अलग ही होता है। ठीक है ना। मान लो एक है टमाटर, एक है आपका तोरई, एक है आपके पास कद्दू, तो क्या तीस सबको एक साथ कंपैरिजन करोगे टोटल करके? नहीं। आप टोटल के कॉस्ट नहीं निकाल रहे, आप एलिमेंट वाइज निकालोगे, प्रोडक्ट वाइज निकालोगे। इसलिए हमेशा याद रखना, आइटम वाइज या प्रोडक्ट वाइज आपको सेपरेटली कॉस्ट निकालनी है। ठीक है ना। अब देखो, मैं सिंपली यहां पर क्या कहूंगा, मैं सिंपली टेबल बनाता हूं एक। प्रोडक्ट, इसके अलावा प्रिंसिपल, कॉस्ट, एनआरवी और वैल्यू। या मैं क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट। कैलकुलेशन देखना, यहां पर क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि इंड एज 2। यहां पर आएगी कॉस्ट, यहां पर आएगी एनआरबी, और यहां पर आएगी वैल्यू। ठीक है। बड़ी मजेदार चीज है ये। चलिए, मैं क्या कर रहा हूं बताओ। मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन
ऑफ इन्वेंट्री एज पर इंड एस टू। ठीक है ना। हमारे पास क्या क्या है वो भी देख लो। अब देखो, हमारे पास प्रोडक्ट है ए बी सी, ए बी और सी। प्रिंसिपल को एक बार के लिए छोड़ो, प्रिंसिपल क्या है वो छोड़ दो एक बार के लिए ना, प्रिंसिपल क्या है वो छोड़ दो। और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट 40 32 16, 40 32 और 16 डेटा लिख लो। 28 32 24। ठीक है, ये हटा देख लो। अब देखो क्या है प्रिंसिपल में, मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल में बेहद आसान तरीका आपको बताया था। आपको एनआरबी दे रखी है तो आप आंख बंद करके आप एक्सेप्शन का प्रिंसिपल लगा सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, आप पहले दोनों कंपैरिजन कर लो। यदि एनआरबी कम है तो प्रिंसिपल लगाओ एक्सेप्शन वाला, अदरवाइज आप कॉस्ट का रखो। अब देखो यहां पर प्रिंसिपल क्या है, यहां पर एनआरबी डाउन है, तो प्रिंसिपल बताओ क्या बनेगा बेटा, यहां बनेगा कॉस्ट और एनआरबी विच एवरेज लोअर। बोलो है ना, प्रिंसिपल यही बनेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो एक्सेप्शन प्रिंसिपल, या कहो तो सीधा लिख दो कॉस्ट और एनआरबी विच एवरेज लोअर। तो मुझे बताओ कितनी होगी, 28। यहां देखो यहां दोनों इक्वल है, तो चाहो तो लगा दो कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ गया 32। यहां क्या लोगे बताओ, यहां पर आपका 18 16 है, ये आपको 24 है, तो ये क्या लगेगा यहां पर एट कॉस्ट प्राइस। कितना होगा बेटा, ये होगा 16। तो फटाफट से टोटल बता दो इनवेंट वैल्यू कितनी हो गई, 20 32 प्लस 16 है ना, तो 76 टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, 76। क्लियर है मेरे बच्चे। आप इसको लिख सकते हो, चाहो तो आप इस प्रिंसिपल को भी ना लिखो तो यहां लिख दो प्रिंसिपल किस पे लिया, एट कॉस्ट पर, वो आपको लिखना पड़ेगा। नीचे आप नोट में लगा दो कि एट कॉस्ट पर ये है, एट कॉस्ट पर ये है, इस पर एट कॉस्ट और एनआरबी बेचेबल लोअर पर ये है, आप ऐसा भी दिखा सकते हो। ये आपको बिल्कुल सिंपल और बड़ा स्वीट है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि जेड कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट कॉस्ट 40 लाख। मैं क्वेश्चन को साथ के साथ लिखता हुआ जा रहा हूं। बोल रहा कि परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 40 लाख। बोल रहा हमने इसमें से कुछ सेल कर दिया, सेल और मतलब स्टॉक अवेलेबल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमने मार्च को, टिल मार्च तक हमने 75% बेच दिया, 75%। इसका मतलब बताओ कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 30 लाख का। और यहां बताओ क्या हो गई, 10 लाख की। इसका मतलब ये मैं जो कह रहा है 10 लाख, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, बोलो ना, ये क्या बताओ कॉस्ट प्राइस है, ये भी इसकी कॉस्ट प्राइस है, बोलो ना, और ये भी इसकी कॉस्ट प्राइस है, सारी सारी कॉस्ट ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, और कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख पर। उसने आज अपनी बुक में जो कैरिंग अमाउंट है इन्वेंट्री की, वो उसने 10 लाख दिखा रही कि वो वहां निकल करके भी आ रही है। ठीक है ना, द एक्सपेक्ट सेल वैल्यू इज 11 लाख एंड कमीशन एट 10% ऑन सेल पेबल टू एजेंट, द बॉट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिस्क्लोज एज 31 मार्च 2021। सिंपल बोल रहा है भैया, ये तो इसका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, इसकी सिंपल वैल्यू देखिए, क्या लोग बताओ, मार्केट प्राइस और लेस कर दोगे एक्सपेंसेस टू सेल, जो सेल में खर्चा होगा। तो मार्केट प्राइस है इसकी 11 लाख, और ये है इसका 10% सेल प्राइस का, तो हो गया 1,10,000।
तो ये कितना हो गया बेटा, 9,90,000। इसकी एनआरबी हो गई। पॉइंट नंबर थर्ड, वैल्यू ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, तो बताओ क्या होगी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी। यहां लोगे कॉस्ट, प्राइस और एनआरबी। ये है 10 लाख, ये आपकी 9,90,000। तो एक्सेप्शन का प्रिंसिपल लग जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 9,90,000 की। ये हो जाएगी लोअर ऑफ अबव। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एच ऑन 31/3/2021 एट ₹990। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप खुद करोगे, लिटरेचर वाला है। इसको पढ़ना ये इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे ना, बेसिकली एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पर्पस है, अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, पढ़ना आराम से आप लोग, इसका कंसेप्ट देखना बड़ा मजेदार है इसके अंदर। ठीक है ना, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप खुद करोगे। 7 नंबर का देखो क्या बोला गया है। सब पढ़ रहा हूं मैं, यदि लगता है कि आप डील कर पाओगे छोड़ दूंगा, मैं आगे चलूंगा। सोनार भंडार डील इन ओल्ड कूलर टीवी, इट्स हैज 4 टीवी, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। आपके पास कुछ टीवी का स्टॉक पड़ा हुआ है, 4 टीवी आपके पास, एक ओनिडा की है, एक फिलिप्स की है, एक ईसी के, एक सोनी की है। 4 टीवी आपके पास अवेलेबल है, आप मतलब पुराने माल में डील करते हो। कॉस्ट प्राइस दे रखी है, एक्सपेंसिव इनकर टू ब्रिंग इनटू सेलेबल, ये आपका अदर कॉस्ट का पार्ट होता है। आपका ऐसा कोई खर्चा जिसको आप सेलेबल कंडीशन में पहुंचाने के लिए करना पड़ता है आपको, जैसे पैकिंग वगैरह। किसके खर्चे बेटा, पैकिंग वगैरह खर्चे की बात कर रहा है, तो वो वाले खर्चे भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनता है, इस बात को बेहद जानना। ठीक है ना, एनआरबी आप देखिए 18,000 की, तो मैं यहाँ पर तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके पास। तो आप यहाँ कह सकते हो भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे बच्चे, 7, कैलकुलेशन और कॉस्ट ऑफ टीवी। कॉस्ट ऑफ टीवी, कॉस्ट ऑफ टीवी में क्या करोगे बताओ। यहां पर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन की कॉस्ट हो गई, और प्लस कर दो मेरे बच्चे एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंग टू सेलेबल कंडीशन। सेलेबल कंडीशन, आप सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए आप जो खर्चा हुआ वो ऐड करना पड़ेगा, तब आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, टीवी हमारे पास 3 है, एक ओनिडा की है, तो यहां लिख लो ओनिडा, फिलिप्स, इसके अलावा है ईसी, एक है सोनी की। चारों टीवियां हैं। फिलिप्स, कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 10, 20, 35, 10, 20, 35 और उसके 50। पैकिंग वगैरह खर्चे दे रखे क्वेश्चन के अंदर, 3 to 5, 3 to 5 और इस पर नहीं है। ठीक है ना, तो इनमें तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट की। बताओ कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारे पास
13,000, ये 22,000, ये आपका आ रहा है 40,000, ये आ रहा है 50,000। ठीक है, ये आ गया आपका ए पॉइंट। बी पॉइंट, आपके पास एनआरबी दे रखी है, तो एनआरबी बताओ बेटा कितनी कितनी है। एनआरबी है 18, 18, 30, 36, 55, 36 और 55 ना, 55 लिख दोगे नीचे, लोअर ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, तो बताओ कितना आ रहा है लोअर ऑफ ए एंड बी। लोअर ऑफ ए एंड बी आ रहा है आपका 13,000, यहाँ आ रहा है 22,000, यहाँ आ रहा है 36,000 और यहाँ पर आ रहा है 50,000। तो यहाँ कर दोगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, टोटल कर दो 13,000 प्लस 22,000 प्लस 36 प्लस 50,000, 121 टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 121 का। ठीक है, आपको बस ये तो सर इसमें कुछ है ही नहीं, हाँ इनमें कुछ है नहीं है, आपको बस एक एक नया पॉइंट दिख रहा है। इसके अंदर क्या दिखा है आपको, इसमें ये दिख गया आपको, तो ये एक खर्चा आता है। आपका सोच के देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माल आपका बन गया, अब माल बने हुए को क्या एज इट इज बेच दोगे आप, नहीं, उसको बेचने की कंडीशन में लाने के लिए, मैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अलग है, वो बेचने के खर्चे हैं। मैं कह रहा हूं कि माल को बेचने लायक बनाने में जो खर्चा आ रहा है। एक देखो, ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया, समझो मेरी बात को मेरे बच्चे, क्योंकि कंसेप्ट समझना पड़ेगा ना आपको। मैं क्या कह रहा हूं, ये कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब कहूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने में इसको लग गए 100 रुपए। क्या ऐसे बिक जाएगा मार्केट में, नहीं बिकेगा, इस पर पैकिंग करनी पड़ेगी। मान लो इस पर प्लस पैकिंग खर्चा है, पैकिंग एंड मॉडलिंग, जो भी है आपको लगता है, जो भी है मॉडलिंग खर्चे, मान लो आप 20 रुपए के हैं, तो मुझे बताओ कॉस्ट कितनी हुई इस प्रोडक्ट की, सर 120। आपने इसको बेचने में लगा दिए 20 रुपए और, वो आपका मार्केटिंग का खर्चा है। मैं कह रहा हूं कि इस प्रोडक्ट को जो बन के तैयार हो गया, इसको बेचने लायक कंडीशन में पैकिंग करने के बाद, हाँ पैकिंग होने के बाद, पैकिंग होने के बाद के जो खर्चे हैं वो इसमें नहीं आएंगे, अब वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे, किसका पार्ट बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो यानी कि आपको एक्सपेंसिव ब्रिंगिंग टू द सेलेबल एंड लोकेशन के अंदर जो खर्चे आते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, देखो यहां हमने यूज किया था टर्म्स, कहाँ है, एक्सपेंसिव इनकम टू ब्रिंगिंग इनटू सेलेबल कंडीशन। ठीक है, एक यहाँ पर आपको टर्म्स यूज करने को मिली होगी, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देखो, अदर कॉस्ट का पार्ट बनेगा, एक सेकंड रुको मेरे बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए कहाँ है। देखो ये रहा अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या आएगा, देखो, दे आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। यानी कि आपको उसको फिनिश बनाने बनाने के बाद आप उसको सेलेबल कंडीशन बेचना है आपको, तो वो खर्चा आपका होगा। इस खर्चे को आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा मत बोल देना, क्लियर है, इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा मत बोल देना, क्योंकि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा नहीं है, ये आपको प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन में जो बेचने लायक है उस कंडीशन बनाने की खर्चा है ये। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। सेलिंग एंड एक्सपेंस से अलग होगा, सेलिंग एंड एक्सपेंस से कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इस बात का बेहद याद रखना मेरे बच्चे। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, वैसे आप कर सकते हो लेकिन समझ लो फिर भी ना, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है ये, और तो ऐसा कुछ है नहीं खास इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फॉलोइंग पर्टिकुलर आर प्रेजेंटेड बाय एम लिमिटेड डील इन क्लोथिंग, कपड़े का व्यापार करता है, एज ऑन 31 मार्च 2021, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर इंडेक्स 2, आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है इस पर इंडेक्स के हिसाब से। कॉस्ट प्राइस दे रखी 10,550 की, नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है मेरे पास 11,500, डील द डिटेल ऑफ सच स्टॉक पर। देखो यहां मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो आराम से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री दे रखी है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर 10,550, 1055, और
और एनआरबी भी दे रखी है ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी देर के बचाओ, मैं इसको यहां से हटा देता हूँ ना यार, इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एनआरबी दे रखी 11,500 का। मैं यदि इसकी यहीं पर कैलकुलेशन करूं तो इसकी कैलकुलेशन मुझे दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,550। कितनी मेरे बच्चे? 10,550। लेकिन क्वेश्चन ने इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब वो इसको बताना चाहता है। मैं ऐसा कह दूं, इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद डिटेल और दे रखी है। बोला कि चार तीन प्रकार के प्रोडक्ट थे। जो ये तुम्हें डेटा दे रखा है ना, जो तुम्हें डेटा दे रखा है, इस डेटा को तीन प्रोडक्ट का है, एक का नहीं है। ये कॉस्ट की बात करो तो कॉस्ट, एनआरबी, एनआरबी कॉस्ट तीन डेटा का है। तीन तरह के प्रोडक्ट है। एक है कॉटन, कॉटन का है, इसमें कुछ कॉस्ट कॉटन की है, कुछ एनआरबी कॉटन की है। इसके अलावा सेम वुलन है, सॉरी बुलन है। बुलन में क्या है, कुछ कॉस्ट 10,550 में बुलन की है, कुछ एनआरबी 11,500 में इस बुलन की भी है। लास्ट क्या है, सिंथेटिक। सिंथेटिक की कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, सिंथेटिक की एनआरबी भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसकी डेटा दे रहा है भैया, बड़ा प्यार से दे रहा है। तो बोला देखो, इसका कॉस्ट भी है और इसका एनआरबी है। लेकिन याद रखना, जो एनआरबी है टोटल 11,500 का है, ये टोटल है आपका ये 10,550 का है। ये इसी का पार्ट बना दिया। बोला देखो, कॉटन की कॉस्ट 5600, 5600 कितना, 3450, 3450। इसके अलावा यहाँ क्या बताओ, 3450, 1500 टोटल कर लेना, ये आएगा। इधर एनआरबी है 4960, 4960, 4540, इधर है आपका 2000। टोटल कर लो, यही चीज है, यही चीज है। मेरी बात क्लियर है यहां तक कहानी? तो आपको इसको थोड़ा आराम से देख के चलना है कि जो वाइफरकेशन दे रखा है, एग्रीगेट नहीं लेनी। मैंने पहले क्वेश्चन कराने से पहले बोला कि आपको आइटम वाइज लेना, प्रोडक्ट वाइज लेना है। तो जब आपको एग्रीगेट दे रखा है तो आप इन्वेंट्री यहां से नहीं देखोगे, आप इसको एलिमेंट को खोलोगे, कि ओपन करोगे भाई इसमें प्रोडक्ट एक ही है या मल्टीपल है। यहाँ तीन प्रोडक्ट है। अब यहां से वैल्यूएशन लगा सकते हो आप, यहां से फंडामेंटल लगा सकते हो आप। तो बताओ प्रिंसिपल क्या है, या ए दे दूं, ये बी दे दूं, और बताओ क्या बोल दूं इसका मैं, लोअर ए एंड बी। ठीक है, तो बताओ कितना है बेटा, इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 4960, इधर कितना आ रहा है, 3450, इधर कितना आ रहा है, 1500। ये है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। टोटल कर दो कितना आ रहा है, 4960 प्लस है 3450 प्लस है 1500 का, ये आएगा 9919। देखो, ठीक है, 9919 के साथ। अब इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, ये तो आपको एनालिसिस था। प्रेजेंट अब वैसे ही करोगे, चाहे तो वैसे लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर इंड एस 2। ठीक है, या प्रोडक्ट ले लोगे, क्या लोगे, कॉटन, वुलन, सिंथेटिक। ठीक है, इसके अलावा क्या लोगे, कॉस्ट प्राइस, क्या लोगे, एनआरबी, लोबर। ऊपर वाला ही कर दिया मैंने एक तरीके का प्रेजेंटेशन, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको लगे उतना नोट कर लेना। इसको टेबल बनाते तो थोड़ा सा और ठीक रहता। 5600, 3450, 1500, 4960, 4540 और 2000। इन्वेंट्री में आ गया 4960, 3450 और 1500। ठीक है, और टोटल इन्वेंट्री क्या जाए बेटा, वैल्यू आएगी 4960,
+3450 प्लस 1500 आ रहा है 9910। चाहो तो आप इसको एज ए टेबल, जैसे हमने ऊपर किया था ना, ये टेबल में पहला क्वेश्चन, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेजेंटेशन आपको करना है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी सुंदर दिखनी चाहिए, आपको बस उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, उस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बस सिंपल सिंपल सी बातें समझनी है, सिंपल सिंपल सी बातें क्या समझनी, देखो आपको मैंने अभी डिफरेंस बताया था करना। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021 वॉज रुपीज 5 लाख, 5 लाख का है, ऑफ विच स्टॉक अमाउंटिंग टू रुपीज 31,000 बर नॉट असर्टेन एज पर इंडेक्स 32। हमने इसमें से 31,000 के स्टॉक की इन्वेंट्री थी, उसका असर्टेनमेंट इंडेक्स 2 के हिसाब से नहीं हुआ है, तो अपन को उसको देखना है कि उसकी वैल्यू उसके हिसाब से क्या आएगी, ठीक है ना। डिफरेंस आएगा तो हमें उसको एडलेस करना पड़ेगा इसके अंदर। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ शेयर्ड स्टॉक एज पर इंडेक्स 2 फॉर इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन दैट, आपको क्या ऐड करना नहीं करना वो बताना आपको। टाइप ऑफ प्रोडक्ट पीएसटी है, 10,000 15 ये दे रखा है। ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेज इनकर्ड, कि ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है मेरे बच्चे, यहाँ पेन नहीं चलेगा शायद ना, चलेगा क्या, हाँ चलेगा क्या, चलना तो चाहिए यार। हाँ हाँ, पेन ही ना चलेगा इस पे ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, और ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है। तो मटेरियल की कॉस्ट में प्रोडक्शन के खर्चे में जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेलिंग एंड एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड एक्सपेंसेज और सेलेबल कंडीशन में लाने के खर्चे बोथ आर डिफर, मैंने ये बोला, यही पॉइंट यहां पर काम आएगा। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक, हम स्टॉक की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास, पीएसटी, पी है, एस है और टी है, पीएसटी है, ठीक है मेरे बच्चे। यहां बताओ क्या करोगे, यहां पर लोगे आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। यदि इसमें मैं खर्च कर दूं क्या, एक्सपेंसेज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन खर्च कर दूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। इसमें मैं एक्सपेंसेज इनकर्ड टू ब्रिंगिंग इन सेलेबल कंडीशन, तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा, और जो आएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्या आएगी बच्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आएगी। अब देख लो सेलिंग खर्चे ने मत लेना, सेलिंग की कॉस्ट मत लेना, मैं अभी बोल रहा हूँ सेलिंग की नहीं लेनी। 10 5 12, ये है 10, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 10 5 और 12, ये कॉस्ट आएगी, ये कॉस्ट आएगी, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट आएगी, ये कॉस्ट आएगी, ये कॉस्ट आएगी है ना, बट ये कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है ना, सभी अंडरलाइन हो गए तो यार, इसलिए पीडीएफ पे जाते हैं, ठीक है। ये आएगी तो ये 2,000 ऐड होगा, 3,000 ऐड होगा, 2,000 ऐड होगा और ये 3,000 ऐड होगा। ये कॉस्ट मेरे पास है नहीं है, तो इसकी कॉस्ट होगी 12,000, इसकी कॉस्ट अभी भी 5,000 रहेगी, इसकी कॉस्ट होगी 15,000। मेरी बात क्लियर है। सेलिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे कहीं नोट लगा कर लिख लेना, सेलिंग के जो खर्चे, सेलिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हैं वो कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते, टोटल कॉस्ट का पार्ट बनता है। वो टोटल कॉस्ट जब हम सेल प्राइस निकालेंगे तो वो कंसीडरेबल है, लेकिन मैं भी कहूं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर
कॉस्ट शीट का फंडामेंटल बोलता है कि भैया आप ले नहीं सकते। आपका सिंपल बोलता है, आपके जो आप सीए ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से बोला गया है, और बोला गया टोटल जो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आप जब कॉस्टिंग पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि सेलिंग एंड एक्सपेंसेज इज पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट बट नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं यहां पर उसको नहीं लूंगा। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो, बी पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एनआरबी ऑफ प्रोडक्ट, एनआरबी ऑफ प्रोडक्ट, मैं इसका नंबर ये दे देता हूँ ना, ठीक है ना, एनआरबी ऑफ प्रोडक्ट। तो बताओ क्या है बेटा, यहां पर आएगी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और मेरे पास मेंशन है, और मेरे पास क्या बेटा, डेटा मेंशन है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, और लेस कर दूंगा मैं क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस। आपको याद ना हो तो मैंने फंडामेंटल लिखाया था ये। आओ इधर आओ, टेंशन था। एनआरबी थी, यहाँ पर एनआरबी हमने निकाली थी, ये देखो सेलिंग कॉस्ट ये निकाली थी हमने, और इसको हमने यहाँ पर भी लिखा था एस्टिमेटेड, सॉरी ये रहा फिनिश कोर्स का कॉस्ट टू सेल, है ना। ये होते सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, उस टाइम पर बताते लिखा भी देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, ये आपको वहां लेने हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लेने हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो क्या जाए बेटा, एनआरबी लिखो, अब एक्सपेक्टेड मत लिखो ना, एनआरबी, एनआरबी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी, 15, 4500 और 18,000। कॉस्ट कितनी सेलिंग की, 1,500, यहाँ 2,000। तो बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा 14,000, ये आ रहा 4,000, ये आ रहा 16,000। इसका नाम दे दो वी, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, सी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, लोअर ऑफ ए एंड बी, तो लगा दो वैल्यू, यहाँ कितना आएगा 12,000, यहाँ कितना आएगा 4,000, यहाँ कितना आएगा 15,000। तो ये आ गया टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कितनी बेटा, 12 4 16 और 15, 31,000। ये वैल्यूएशन आपका पार्ट बनेगा कॉस्ट का, ठीक है, ये आप कॉस्ट का पार्ट बनेगा, देखो लिखा हुआ है, सो वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी 31,000 फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें ये इसका पार्ट बनेगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन था आपको उसका एलिमेंट आपको समझने हैं कि कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं लगता मुझे इंडेक्स 2 में कोई क्वेश्चन करवाने की रिक्वायरमेंट थी। बट कंफ्यूजन होता है कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे क्या है, सेलेबल कंडीशन लाने के लिए खर्चे क्या है, दोनों में डिफरेंस है। सेलेबल कंडीशन में खर्चा लाने का एग्जाम्पल है पैकिंग का, और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है आप कमीशन दे रहे हो सेल्समैन के लिए, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो आप लोग, तो वो आपका उसका खर्चा कॉस्ट है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे कराना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, और उस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं, वो आपका अच्छा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 10 नंबर खुद करोगे, कराऊं क्या, बस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 नंबर पढ़ना आराम से। सिंपल फंडा ये कि भैया जो आपका एनआरबी है उसी पे लोगे ना कॉस्ट पे, यहाँ मैं सिंपल मोटा मोटा समझाना की कोशिश करूं, तो आपकी कॉस्ट कितनी बेटा बताओ, आपके एनआरबी कितनी आ रही है, अच्छा, आपके एनआरबी कितने यहाँ पर 100 बोल रहा है भैया, ये जो सेलिंग प्राइस है ना वो आपकी, इसमें सेलिंग के खर्चे तो है नहीं है ना, ठीक है, तो बोला 100 से 70 हो गई। कॉस्ट यहाँ पर कितनी बताओ, कॉस्ट यहाँ 80 है, यहाँ पर कॉस्ट कितनी है
80। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 100। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 70 हो गई और मटेरियल इज ऑल्सो गोन डाउन बाय द 8 ईच, आपका 8 रुपए हो गया। और हैज स्टॉक इतना 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 इतना। अब पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, मैं चल कराए देता हूं इसको ना। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट प्रोडक्ट बेटा, एक सेकंड एक सेकंड ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलो देखो क्या है, कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वही फंडामेंटल हमारे पास, कॉस्ट प्राइस और एनआरबी विच एवरेज ग्लोबल। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्वेश्चन दे रखी कितनी बताओ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारे पास कुछ डेटा है, कॉस्ट डेटा है 80 का, सेलिंग प्राइस है 100 की। लेकिन बोल रहा है हमने कुछ इसमें चेंज किया है, मार्केट में क्या चल रहा है। सडनली सेलिंग प्राइस आपकी गो डाउन हो गई कितनी बेटा, 100 से हो गई 70। तो आपका जो एक्सपेक्टेड आ गया, ये आ गया 70 पर। आगे लिखा हुआ है इसके साथ साथ आपकी कॉस्ट में भी हुआ है, जो 12 रुपए से थे वो 8 रुपए पर आ गई है। हेड स्टॉक दे रखा है इतने का इतने का इतने का इतने का। एक मैं नोट बता देता हूं आपके लिए, आपके लिए यदि क्वेश्चन के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट गिवन है, यदि क्वेश्चन में हिस्टोरिकल कॉस्ट गिवन है तो इस बात को याद रखना, जो कॉस्ट में जो चेंज हुआ है उसको इग्नोर करना है। यदि आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है और उस केस के अंदर आपका कुछ एक्सपेक्टेशन में चेंजेस आया इन कॉस्ट के अंदर, तो आप उसको इग्नोर करोगे। तो यहाँ पर जो कॉस्ट दे रखी है आप इसको इग्नोर रखोगे, इसका कोई रिलेवेंसी वाले नहीं है। तो सिंपली अब कॉस्ट वही लोग जो पुराने वाली है कितनी 80 का। ठीक है, यही पॉइंट था इसमें। 80 का बताओ कितना हो गया बेटा, 70 का। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 70 मल्टीप्लाई 6000 यूनिट है, 420। 4,20,000 ना। हाँ 4,20,000 ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का। क्या बोल रहा भैया, बोल रहा है कि स्टेट है आपके सामने, स्टेट है लिखा हुआ, स्टेट द रेफरेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ विल यू वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। बोल रहा है भैया बताओ वैल्यू बता दो फॉलोइंग केसेस के अंदर। रॉ मटेरियल, भैया ये रॉ मटेरियल का केस है, ये डब्ल्यूआईपी का केस है, ये आपका फिनिश गुड्स का फिनिश गुड्स का केस है। तो तीनों के आपके एक एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है। तो मैं इस काम को करने से पहले सबसे पहले मैं डील करूंगा, सबसे पहले मैं डील करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। पहले केस में लूंगा इन केस ऑफ फिनिश गुड्स, इन केस ऑफ फिनिश गुड्स। प्रिंसिपल बताओ क्या बोलता, वैल्यू, वैल्यू क्या बोलते बताओ, कॉस्ट प्राइस और एनआरबी विच एवरेज लोअर, यही प्रिंसिपल बोलता। आ जाओ नीचे, फिनिश गुड्स का नीचे डेटा दे रखा है, बोल रहा मटेरियल कॉस्ट है 100 और डायरेक्ट कॉस्ट है 20 का और डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है 10 का। चलो नीचे निकाल लेते हम क्या, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट बताओ कैसे निकलती है, कॉस्ट निकलती है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, या मैं कहूं प्राइम कॉस्ट ना, यहाँ क्या दे रखा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस करता हूं मैं प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, इसके अंदर फिक्स्ड भी होता है और वेरिएबल भी होता है, दोनों का मेजरमेंट का तरीका बता। इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं जो कि आपको सेलेबल कंडीशन पहुंचाने के लिए, बट अभी बेसिकली यही होता है नॉर्मल जो हम देख रहे हैं। तो मटेरियल है 100 का, ये 20 का, ये 10 का। तो ये 100 का हो गया
ये 20 का हो गया। वेरिएबल जैसा है वो दे रखा होगा। फिक्स्ड के केस के अंदर आपको याद हो तो फिक्स के केस के अंदर हम इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे। फिक्स केस के अंदर आपको पता होगा, आपको जब हमने फिक्स्ड की बात की थी तो फिक्स्ड के केस के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन ओवरहेड जो था उसको हमने कैपेसिटी देखा था कि नॉर्मल कैपेसिटी है या आपकी एक्चुअल कैपेसिटी। यदि एक्चुअल कैपेसिटी आपकी नॉर्मल के इक्वल और लेस देन है तो आप उसको नॉर्मल कैपेसिटी पर रिकवरी रेट निकालोगे और उसके हिसाब से आप उसको क्या करोगे, आप उसको कॉस्ट का पार्ट बनाओगे। यदि आपके पास एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा चला जाता है तो उस केस के अंदर एक्चुअल को आप दिमाग में रख के चलोगे। या क्वेश्चन बोलता देखो, फिक्स्ड ओवरहेड है हमारे पास जो नॉर्मल कैप ऑन कैपेसिटी चार्ज किए गए 10 के साथ 10 लाख रुपए के हैं और 2000 केजी ऑफ फिनिश गुड्स आर ऑन स्टॉक ऑफ द ईयर। ये आपके पास दे रखा स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स आर ऑन स्टॉक, ये आपकी क्लोजिंग है। कैपेसिटी देख लो, ऊपर कैपेसिटी दे रखी हो कहीं ना कहीं। नहीं दे रखी। ये तो जुल्म हो गया हमारा बच्चा, ये तो जुल्म हो गया, ये तो जुल्म ही हो गया। डायरेक्ट वेरिएबल है, नॉर्मल कैपेसिटी 10 लाख, केजी इज रुपीज। अच्छा सॉरी सॉरी, अरे बच्चे दे रखे ना यार, ये हिंदी में लिखा हुआ था ना इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया हमारा। चलो, तो यहाँ देख लो भैया, इसका कैलकुलेशन कर लो। तो हमारे पास है 10 लाख डिवाइड बाई है 1 लाख कैपेसिटी, तो आ गया 10 के हिसाब से आ गया ये भी। तो निकाल लो कॉस्ट, कितना था बेटा? 100, 20, 30 और 40 ना, 140, 140 है। ठीक है, और एनआरबी देख लो अब आप। एनआरबी क्वेश्चन के अंदर ऊपर होगी, रॉ मटेरियल पर परचेज 100 पर केजी, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल आर ऑन द डिक्लाइन, कोई दिक्कत नहीं। द फिनिश गुड्स इन विच द रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड, फिनिश गुड्स in which raw material incorporated expected to sell 1000 kg of raw material is stock at year end, replacement cost 80 के हिसाब से। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हमें इग्नोर करना है। हमारे पास दे रखा है, हमारे पास कहीं ना कहीं तो होगी मेरे बच्चे, फिनिश गुड्स की वैल्यू नहीं दे रखी क्या? हम्म, हमारे पास नहीं दे रखी है क्या? नहीं, हमारे पास नहीं दे रखी है। तो क्या कर सकते हैं भैया बताओ? इसको यहाँ 100, यहाँ 140 लिख लो। ये हमारे पास गिवन है नहीं है, ये नील है, तो हम इसको 140 पर ही कर देंगे वैल्यू। तो बताओ कितना आ गया, कितनी यूनिट फिनिश गुड्स की? 2000, 2000 इंटू 140, तो निकाल लो कितना आ रहा है। 2000 इंटू 140, 2,80,000। बेटा गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको नॉर्मली ही कैलकुलेट करके छोड़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास नहीं है, तुम 2,80,000 ही मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का केस, हमें ऐसा पता होता तो हम ऊपर से ले लेते ना। हमने सोचा फिनिश गुड्स, क्योंकि फिनिश गुड्स का जो कैलकुलेशन है वो रॉ मटेरियल पर डिपेंड, रॉ मटेरियल की वैल्यू फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन डिपेंड करती है, इसलिए पहले फिनिश गुड्स निकाला था हमने। ठीक है ना, अब ऐसा मत करना गुरुजी आपने थर्ड पॉइंट पहले क्यों उठा लिया, क्योंकि रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन इसी पर बेस्ड होती है, इसलिए पहले मैंने इसको निकाला। यदि मुझे पता होता सेलिंग प्राइस नहीं है इसमें यार, एनआरबी नहीं है, तो फिर मैं आता नहीं ना नीचे। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का फंडामेंटल क्या बोलता है? आपका बोलता है दो तरीके का। क्या बोलता है? दो तरीका बोलो। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, फिनिश कॉस्ट प्राइस, बस यहाँ क्या दे रखा है देखो, कॉस्ट प्राइस। ओ माय गॉड, यहाँ तो समस्या हो गई। चलो फिर तो यहाँ कोई कुछ करना ही नहीं है,
यहाँ लॉजिक लेने नहीं आपको वो वाला। बेसिक क्या होता है कि फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन देखते हैं कि भाई किस पे किया है, एनआरबी पे किया है या कॉस्ट पे किया है। कॉस्ट पे किया है तो रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट ही लेंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन यदि आपका कॉस्ट पे हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस लोअर देन ऑफ एनआरबी। तो इसका मतलब वो बोलता है कि फिर तो रॉ मटेरियल पे भी यही प्रिंसिपल लगा होगा, यानी इस केस में भी कॉस्ट कम ही होगी, और जब कम ही होगी तो डेफिनेटली उसका वैल्यूएशन भी कॉस्ट पर ही होगा। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि एनआरबी पर वैल्यूएशन हुआ है फिनिश गुड्स का, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स की, सॉरी रॉ मटेरियल की एनआरबी भी ज्यादा होनी चाहिए एज पर फंडामेंटल तो। लेकिन क्योंकि वहां पर आपकी एनआरबी होती नहीं, तो आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेते हो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखा है, इसका मतलब एनआरबी ही दे रखा है। यहां क्वेश्चन के अंदर दोनों पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखा, कॉस्ट भी दे रखा है आपके पास, और आपके पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखा है। और इसका मतलब एनआरबी दे रखा है, तो भैया निकाल लो, या तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फिर तो आपकी। फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं है ना। रॉ मटेरियल कॉस्ट है 10 के हिसाब से, प्राइस डायरेक्ट डिक्लाइन हो गई, फिनिश गुड्स इन द मटेरियल इनकॉर्पोरेट ये बिलो 100 केजी के हिसाब से होगा 80 का। ये आपके पास किसका है, ये आपके पास है 80 का रॉ मटेरियल जो कॉस्ट दे रखी 80 की। ठीक है, और ये देखा 80 का, कितना आ गया 80 मल्टीप्लाई बाई कितना यूनिट है आपके पास, 10,000 हो गया 8 लाख रुपए का। ठीक है, ये हो गई आपके पास कितनी है 10,000 यूनिट। ठीक है ना, आगे आ जाओ 80 के हिसाब से है, दोनों में से कम हो जाएगा। अब इसकी तो आपको पता ही है क्या लेनी है, सी केस के अंदर, इन केस ऑफ WIP इसमें सिंपल है एनआरबी और एस्टिमेटेड, सॉरी कॉस्ट और एनआर एस्टिमेटेड एनआरबी। यहाँ देखा देखो, नॉर्मल बेस्ड दे रखा 5% इनपुट का है, 5,000 मार्क टन है, प्रोसेस रिजोल्यूशन इन द वेस्टेज है 300 मेट्रिक टन का, इनपुट है आपका इतने का, इंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड। ओ माय गॉड, कैसी बातें कर रहा है यार, बताओ, हद ही होगी। तो पहले निकालोगे क्या, पहले क्या निकालोगे, 1,000 के हिसाब से है। अच्छा, दे रखी है तो कहाँ हमें टेंशन दे रहा हम। ये है इनपुट है, 1 मीटर को 1 मीटर को 1 मीटर को मेट्रिक टन, इनपुट पर पुट इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज 300 मेट्रिक टन। तो एबनॉर्मल कैलकुलेशन करवा रही है कि, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, चलो सबसे पहले निकालो क्या, क्वांटिटी। क्वांटिटी है आपके पास रॉ मटेरियल माइनस लॉस इन प्रोसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा होगा आपने। तो बताओ कितना है रॉ मटेरियल आपने डाला था कितने केजी बेटा, रॉ मटेरियल डाला था आपने 5,000 मेट्रिक टन। नॉर्मली लॉस कितना होना चाहिए आपके पास बताओ, 5%। तो मैं कहूँ तो यहां से आकर के 5,000 का कहूँ तो मैं 5%, 250 का। तो नॉर्मली क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, -5,000 का कितना होना चाहिए, 4750, 4750 क्वांटिटी है। अब मैं कॉस्ट की बात करूं कितनी आ जाएगी, 4750 इंटू 1000, उसकी वैल्यू दे रखी है, तो 4750,000 है ना, ये कॉस्ट आ जाएगी। एक चीज और निकलेगा यहाँ पर आपका, एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस कितना है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है देखो, जो टोटल लॉस है आपका, टोटल जो लॉस है वो कितना हो रहा है 300 का, लेस कर दोगे नॉर्मल, नॉर्मल जो होता है वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, नॉर्मल लॉस 250 का 5% था ना, तो 50 जो मेट्रिक टन है आपका, ये आ गया आपका एबनॉर्मल लॉस। आप चाहो तो इसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन कॉस्ट तभी निकालोगे जब बेच, आप चाहो तो देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आप ऐसे निकाल सकते हो इसकी ना, टोटल में तो वही आएगी, पर मेट्रिक टन चेंज हो जाएगी। सर बताओ कैसे, बोला कि आपने कितने का माल खरीदा था, और गुरुजी हमने खरीदा 5,000 मल्टीप्लाई बाई इतने का,
कुछ बेस्ट हुआ और बिका नहीं। मेट्रिक टन। बताओ कितना माल आपके पास बन के तैयार हो गया है गुरुजी 4750 का, तो बताओ पर मेट्रिक टन कितनी कॉस्ट हो गई? 5000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 4750। 1052। 1052.63। ये आपकी कॉस्ट पर मेट्रिक टन आ गई। ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिक हमसे पूछा नहीं था। ठीक है, फिर हमने इसको निकाल दिया है। ठीक है, पर आपकी जो कॉस्ट है आप कितनी करोगे आप? तो ये तो हमारा, फिर तो एक सेकंड रुको ना। हम्म, मैं कर रहा हूं, मेरे पास कैलकुलेशन है यार। के इसके अंदर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 50 इंटू, हाँ, ये कॉस्ट नहीं आएगी मेरे बच्चे पर ना इसकी। ये कॉस्ट नहीं आएगी। ये कॉस्ट नहीं आएगी ना, इसको थोड़ा चेंज, ये कॉस्ट नहीं आएगी फिर आपकी ना। आपकी कॉस्ट ये नहीं आएगी, आपकी कॉस्ट आएगी 1052.63 मल्टीप्लाई 4750। से कॉस्ट पड़ गई है। ठीक है, आपकी यहाँ पर कॉस्ट आएगी, नीचे लिख लो आप, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपकी आएगी क्या? टोटल कॉस्ट थी आपके पास कितनी, 50 लाख की ना, लेस कर दोगे आप क्या? एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। तो 50 मेट्रिक टन था 1000 के हिसाब से, 50 आएगा तो 49,000 50,000 का, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यही बनना चाहिए कॉस्ट का पार्ट तो। हाँ, यही बनना चाहिए। ठीक है ना? ये इसमें बेसिकली बता नहीं रहा है आपके लिए, बट बोल रहा है कि एबनॉर्मल लॉस हमारा ये होगा, ये चार्ट टू पी एंडल होगा। इसने प्रॉपर वर्किंग नहीं दिया है इसके अंदर। ये आपका क्या होगा बेटा, पी एंडल में जाता है एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। नॉर्मल कॉस्ट जो है, जो नॉर्मल लॉस था, ये कौन सा वाला, 250 वाला, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। देखो आपने कॉस्ट बढ़ा दी, आपने कॉस्ट बढ़ा दी। ठीक है, ये खत्म हो गया, बाकी आप कर लेना। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट इंडेक्स के साथ।